डीएम अनाया शर्मा उस दिन अपनी छोटी बहन मीरा के साथ एक सामान्य महिला की तरह सादे कपड़ों में थीं। शहर की भीड़ भरी सड़कों से गुजरते एक ऑटो रिक्शा में बैठी, जिसका लक्ष्य मॉल में थोड़ी खरीदारी करना था। बाहर का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की भागदौड़ उनके लिए एक सुकून जैसा था, जो उन्हें रोज की फाइलों और आधिकारिक जिम्मेदारियों से कुछ पल के लिए दूर ले जाता था। तभी रास्ते में बने एक अस्थायी चेक पोस्ट पर पुलिस ने उनके ऑटो को रुकने का इशारा किया। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, जिसकी वर्दी पर घमंड और आंखों में अधिकार की अकड़ साफ झलक रही थी, ऑटो के पास आया। उसने ऑटो चालक से कागजात मांगे और जैसे किसी शिकारी को शिकार मिल गया हो, उसकी नजरों में एक चमक आ गई। उसने उंगली से कागज की कमी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, चालान तो कटेगा ही। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ अधिकार का रूखापन था। ऑटो चालक, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें खिंची थीं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज तो सब है मेरे पास, लेकिन आज जल्दी में घर पर ही छूट गए। मैं कसम खाता हूं कल आपको थाने में आकर दिखा दूंगा, कृपया इस बार माफ कर दीजिए। उसकी आवाज में एक लाचारी थी जो रोज की कमाई पर जीने वाले हर इंसान की होती है। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने और भी सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा। अगर चालान कटवाने से बचना है तो 2000 रुपये निकालो। यह सुनकर पीछे बैठी अनाया शर्मा, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रही थी, के माथे पर एक हल्की सी शिकन उभर आई। ऑटो रिक्शा वाला और भी विनम्रता से कहने लगा, साहब अभी तो घर से निकला ही हूं, दिन की बोहनी भी नहीं हुई है, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, अभी तक एक भी रुपया नहीं कमाया है, मैं आपको कहां से इतने पैसे दूं? पुलिसकर्मी ने तंज कसते हुए जवाब दिया, कल तो कमाया होगा ना, वो पैसा कहां गया? उन्हीं पैसों में से दे दो, ज्यादा नाटक मत करो। ऑटो चालक की आंखों में निराशा तैर गई। उसने भरे हुए गले से कहा। पुलिसकर्मी ने तंज कसते हुए जवाब दिया, साहब वो पैसे तो कल की रोटी और घर के खर्च में ही चले गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं हमेशा अपने सारे कागज साथ लेकर चलूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान अनाया सब कुछ देख और सुन रही थी। वह उस इंस्पेक्टर के हाव भाव और ऑटो वाले की बेबसी को महसूस कर रही थी। जब इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने ऑटो रिक्शा वाले पर रौब डालते हुए कहा, अबे गरीब भिखारी, तेरे पास 2000 रुपये नहीं हैं, किसी भी तरह से मुझे 2000 रुपये दे, नहीं तो तेरी ये ऑटो रिक्शा यहीं जब्त कर ली जाएगी। रिक्शा वाला लगभग रोते हुए बोला, सर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मेरी ऑटो जब्त करेंगे? मैंने कोई बड़ा अपराध तो नहीं किया है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया और उसने बिना सोचे समझे उस ऑटो ड्राइवर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और दहाड़ा, मुझसे जबान लड़ाता है, तेरी इतनी औकात हो गई है? यह देखकर अनाया शर्मा का खून खौल उठा। वह तुरंत ऑटो से उतरी और सीधे उस इंस्पेक्टर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आपको इस ड्राइवर पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? यह कोई तरीका है किसी नागरिक से बात करने का? यह आदमी रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है, इसी की कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है। अगर इससे कोई गलती हुई भी है तो आप कानून के हिसाब से कार्रवाई कीजिए। रिश्वत मांगना और थप्पड़ मारना कौन सा कानून है? यह गरीब आदमी आपका पेट भरने नहीं बल्कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर से निकला है। उस समय अनाया नीले सलवार सूट और साधारण सी चप्पल पहने हुए थी। उनकी बातों और पहनावे को देखकर पुलिस वालों को लगा कि यह कोई आम महिला है जो बेवजह बहस कर रही है। अनाया की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर विक्रम राठौर और भी भड़क गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? बीच में बोलने के लिए तुझे किसने कहा? ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे भी हवालात की हवा खिला दूंगा। मैं पुलिस वाला हूं, चाहूं तो अभी तुझे गिरफ्तार कर सकता हूं, ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी? विक्रम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वह इस लहजे में बात कर रहा है वह असल में उस पूरे जिले की डीएम अधिकारी है। अनाया ने खुद को शांत रखते हुए कहा, सर आप पुलिस वाले हैं तो क्या लोगों को लूटेंगे? गरीबों से जबरदस्ती रिश्वत वसूलेंगे? यह जो आप कर रहे हैं यह न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। अनाया की यह बात सुनकर विक्रम अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में आगे बढ़कर अनाया के गाल पर भी एक थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, तू मुझे कानून सिखाएगी? उसी वक्त से देख रहा हूं
बहुत ज्यादा बोल रही है। तुझे लगता है कि तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है। ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना तुझे और तेरी बहन दोनों को यहीं से उठाकर जेल में सड़ा दूंगा। चलो जल्दी ऑटो लेकर भागो यहां से। ऑटो चालक यह सब देखकर डर के मारे कांप रहा था। वहीं अनाया ने अपने गुस्से को किसी तरह काबू में रखा। उस थप्पड़ की जलन उसके गाल से ज्यादा उसके दिल में महसूस हो रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी पहचान उजागर नहीं की, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि वर्दी की आड़ में यह इंसान और कितना नीचे गिर सकता है। फिर वह चुपचाप ऑटो रिक्शा में बैठ गई। कुछ देर बाद ऑटो ने उन्हें मॉल के सामने उतार दिया। अनाया अपनी बहन मीरा को अंदर ले गई और उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। बाहर से वह भले ही शांत और सामान्य दिख रही थी, लेकिन उनके मन के अंदर एक तूफान चल रहा था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि इस इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को सबक सिखाना ही होगा। कानून का ऐसा मजाक उड़ाने वाले अफसर थाने में रहने के लायक नहीं है। मॉल से लौटने के बाद अनाया ने सोचा कि क्यों ना एक पोंख हो, बार थाने जाकर यह भी पता लगाया जाए कि वहां का माहौल कैसा है। आखिर विक्रम राठौर वहीं काम करता है, और अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार के इस कीचड़ में डूबा हुआ है तो इस सिस्टम को ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से साफ करना ज्यादा जरूरी है। अगले दिन सुबह अनाया ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए एक आम लड़की का रूप धारण किया। उसने एक साधारण सा हरे रंग का सलवार सूट पहना और सीधे उस थाने पहुंच गई। थाने में प्रवेश करते ही उसकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर हरीश पांडे पर पड़ी, जो आराम से पंखे की हवा लेते हुए मोबाइल पर किसी से जोर जोर से हंसकर बात कर रहा था। अनाया सीधे उसके पास गई और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। अनाया कुछ और कह पाती, इससे पहले ही हरीश पांडे ने उसे बीच में ही टोक दिया। किसकी रिपोर्ट? और तुझे पता नहीं है क्या, यहां रिपोर्ट लिखवाने की फीस लगती है पूरे 5,000 रुपये। पैसे लाई है? अगर पैसे हैं तो बता, वरना फौरन दफा हो जाए यहां से। यह सुनकर अनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह हैरान थीं कि इस थाने में खुलेआम भ्रष्टाचार का बाजार लगा हुआ है और जिले की डीएम होने के बावजूद उसे आज तक इसकी भनक तक नहीं लगी। अनाया ने एक गहरी सांस ली और रान भाली इसकीन दी, सख्त स्वर में कहा, सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? सर, हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। यह जो आप कर रहे हैं यह न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के भी खिलाफ है। यह सुनकर हरीश पांडे भड़क उठा और बोला, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं? तुझे मुझसे ज्यादा कानून पता है क्या? ज्यादा बकवास मत कर, वरना अभी तुझे अंदर करवा दूंगा। अनाया समझ चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर विक्रम राठौर था। उन्होंने शांत रहते हुए पूछा, अभी आपके थाने का सब इंस्पेक्टर विक्रम राठौर कहाँ है? हरीश पांडे झल्लाकर बोला, क्यों? तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल जवाब मत कर, खुद जाकर ढूंढ ले। अनाया ने फिर कहा, सर, आप मेरी रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप शायद मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं। यह सुनकर हरीश पांडे जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो ऐसा लगता है या तो तू कोई भिखारी है या कूड़ा कचरा उठाने वाली या फिर किसी के घर में झाड़ू पोंछा करने वाली होगी। यहां कोई रिपोर्ट वपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। अनाया ने खुद पर पूरा नियंत्रण रखा। वह समझ गई थी कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इन्हें ऐसा मजा चखाना होगा जो ये जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन पहले वह इनकी पूरी करतूतों को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। फिर वह थाने से बाहर निकली, कुछ देर सोचा और फिर अपना मोबाइल निकालकर अपने वरिष्ठतम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को फोन किया और केवल इतना कहा, मैं इस थाने में मौजूद हूं, आप लोग तुरंत मेरी गाड़ी लेकर यहां पहुंचिए। इतना कहकर वह दोबारा थाने में प्रवेश कर गई। जैसे ही हरीश पांडे ने उसे दोबारा देखा, वह गरजते हुए बोला, यह लड़की फिर से आ गई। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? चल, तुझे अब सबक सिखाता हूं। लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। हरीश पांडे गुस्से से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अनाया ने बिना घबराए धीमी मगर स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, सर, मुझे सिर्फ अपनी रिपोर्ट लिखवानी है। आप कृपया मेरी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम आम लोग न्याय की उम्मीद भला किससे करेंगे? मगर पांडे फिर वही रट दोहराने लगा, मैंने कहा ना, रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 रुपये निकाल।
बिना पैसे के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। बार बार मुझे परेशान मत कर, वरना सच में धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। अनाया मन ही मन सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। वह एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बहुत बड़ा अधिकारी समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर पांडे बुरी तरह तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा करते हुए आदेश दिया, इस लड़की को यहां से बाहर निकालो और ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा इस थाने की तरफ देखने की हिम्मत न करे। यह ऐसे नहीं मानेगी। दोनों सिपाही जैसे ही अनाया की ओर बढ़े और उसका हाथ पकड़ने ही वाले थे कि तभी थाने के दरवाजे से एक कड़क आवाजें दोनों कान कर गूंजी, रुको। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं और वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। अंदर जिले के सबसे बड़े आईएएस और आईपीएस अफसरों का दल आ चुका था, जिनके पीछे कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में हरीश पांडे पर नजरें गड़ाते हुए कहा, बेशर्म इंस्पेक्टर, यह क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी वर्दी अभी इसी वक्त उतरेगी और बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा तू। यह सुनते ही पांडे के हाथ पांव कांपने लगे। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। वह हकलाते हुए सफाई देने की कोशिश करने लगा, साहब साहब, यह लड़की। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अनाया एक कदम आगे बढ़ी। उनका चेहरा अब शांत नहीं था, बल्कि उस पर एक ऐसा तेज और दृढ़ता थी जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। वह गूंजती हुई आवाज में बोली, चुप रहो इंस्पेक्टर पांडे, यह लड़की नहीं, मैं इस जिले की डीएम हूं, अनाया शर्मा, और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहां आम जनता के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तुम्हें लगता है कि यह थाना तुम्हारी निजी जागीर है जहां तुम अपनी मर्जी का कानून चलाओगे। अब तुम्हें समझ आएगा कि असली कानून क्या होता है। थाने का माहौल एक पल में बदल चुका था। सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जिन 2 सिपाहियों ने अभी अभी अनाया को पकड़ने की कोशिश की थी, वे डर के मारे दीवार से सटकर खड़े हो गए। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल, तुरंत इंस्पेक्टर पांडे को हिरासत में लो, अभी, इसी वक्त। एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना इसका अंजाम तुम लोग भी जानते हो। पूरा थाना गहरे सन्नाटे में डूब गया। जो पांडे कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, वही अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वह अनाया की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अनाया की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उसने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, गलती तब होती है जब वह अनजाने में एक बार हो। तुम्हारा यह व्यवहार गलती नहीं, तुम्हारी आदत है, और इस आदत की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जनता की आवाज को दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और एक महिला का अपमान करना अपराध होता है, गलती नहीं। डीएम अनाया ने कठोर शब्दों में अपने साथ आए आईपीएस अधिकारी को आदेश दिया, इन्हें तुरंत सस्पेंड करो और इनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। यह सुनकर आईपीएस अधिकारी ने इशारा किया और 2 सिपाही आगे बढ़कर इंस्पेक्टर हरीश पांडे को हथकड़ी पहनाने लगे। थाना परिसर में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सिर झुकाकर खड़े थे, जैसे किसी बड़े तूफान के आने का संकेत हो। जैसे ही पांडे को ले जाया जा रहा था, तभी थाने के मुख्य दरवाजे से इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अंदर आया। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन वह अंदर के हालात से पूरी तरह अनजान था। जैसे ही उसने सामने डीएम अनाया को खड़ा देखा, उसके होश उड़ गए। उसके दिमाग में सड़क वाला वही सीन घूम गया जब उसने ऑटो वाले का चालान काटते वक्त इस आम सी दिखने वाली लड़की को थप्पड़ जड़ दिया था। उसे लगा था कि वह एक मामूली घटना थी जो वहीं खत्म हो गई, लेकिन आज जब उसने उसी लड़की को जिले के सबसे बड़े अधिकारियों के साथ खड़े देखा, तो वह समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। उसके मन में यह ख्याल आया कि शायद उस लड़की ने डीएम ऑफिस में शिकायत की होगी, इसीलिए ये अधिकारी यहां जांच पड़ताल करने आए हैं। वह अपनी गलती छिपाने की कोशिश में कांपती हुई आवाज में उन बड़े अधिकारियों से बोला, सर, यह लड़की एक नंबर की लफंगी है। जब मैं एक ऑटो वाले का चालान काट रहा था तो यह मुझसे आकर भिड़ गई और मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। मैंने इसे थोड़ा बहुत भला बुरा कहा
तो इसने डीएम ऑफिस में जाकर झूठी कंप्लेंट कर दी, जिसकी वजह से आप लोगों ने यहां आकर बेकसूर इंस्पेक्टर पांडे को गिरफ्तार कर लिया। सर, असल में तो आप लोगों को इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए। यह बात सुनकर पूरे थाने में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वक्त ही रुक गया हो। तभी एक आईपीएस अधिकारी ने गुस्से में आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ विक्रम के गाल पर जड़ दिया और कड़क आवाज में बोले, इंस्पेक्टर विक्रम, अपनी हद में रहो। तुम जिनके बारे में यह बकवास कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि यह महिला कौन है? यह सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम को मानो दिल का दौरा पड़ गया हो। उसने कांपते और डर से भरी आवाज में पूछा, सर, आप यह क्या कह रहे हैं? आखिर यह मैडम है कौन? इससे पहले कि आईपीएस अधिकारी कुछ और कहता, डीएम अनाया ने उसकी तरफ सीधी नजरें डाली। उनकी आंखों में वही आग थी जो उस दिन सड़क पर थप्पड़ खाते वक्त उनके अंदर दब गई थी। अनाया ने तेज और गंभीर स्वर में कहा, याद है वह थप्पड़ इंस्पेक्टर विक्रम? आज वही एक थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। उस दिन तुमने सोचा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए, लेकिन असलियत यह है कि उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को नहीं, बल्कि तुम्हारे इस पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया। तुमने उस दिन सिर्फ मुझे थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि उस हर आम नागरिक की आवाज को मारा था जो तुम जैसे वर्दी वालों से न्याय की उम्मीद करती है। थाने के भीतर ऐसा सन्नाटा पसर गया था मानो किसी ने सबकी सांसें छीन ली हों। विक्रम का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया था। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। तभी अनाया ने और भी गंभीर स्वर में कहा, आज मैं यहां सिर्फ एक डीएम बनकर नहीं आई हूं, बल्कि उन तमाम बेबस लोगों की तरफ से खड़ी हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर रोज हर जगह बेइज्जत करते हैं, चाहे वह सड़क हो, थाना हो या कोई सरकारी दफ्तर। तुझे लगा था कि वर्दी पहन ली तो खुद को भगवान समझ बैठेगा, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर होता है, पुलिस वालों के लिए भी। बस इतना कहकर अनाया ने टेबल पर जोर से एक मुक्का मारा, जिससे सब चौंक गए और वह चिल्लाई, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को भी गिरफ्तार करो, इसकी वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट अभी के अभी तैयार करो। आईपीएस अफसर ने बिना एक सेकंड गंवाए इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े और विक्रम के हाथों में भी हथकड़ी डाल दी। वह बुरी तरह कांप रहा था और गिड़गिड़ाकर बोला, मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। लेकिन अनाया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कानून किसी की पहचान पूछकर काम नहीं करता इंस्पेक्टर, वह सबके लिए बराबर है। तेरी माफी से उस ऑटो वाले का दर्द या मेरा अपमान कम नहीं होगा। अब अदालत तय करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। पूरा थाना यह सब सुन रहा था। पहली बार सबके दिमाग में यह बात घर कर गई कि अब इस जिले में जो घर कर गई भी जनता पर जुल्म करेगा, उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे होगी। हरीश पांडे और विक्रम राठौर को हथकड़ी पहनाकर जब बाहर लाया गया तो थाने के बाहर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिले के 2 बड़े और दबंग अफसर आज कानून के शिकंजे में फंसे हुए हैं। आईपीएस अफसर ने मीडिया को साफ साफ बयान दिया, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, सिर्फ कानून का राज चलेगा। चाहे कोई पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, अगर कोई गलती करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। भीड़ ने तालियां बजाकर इस बात का स्वागत किया। कुछ लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, जैसे यह कोई ऐतिहासिक पल हो जिसे वे हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हों। सिपाही दोनों को जीप में बैठाकर सीधा जेल ले गए। जेल के गेट पर जब गाड़ी रुकी तो खुद जेलर बाहर आ गया। अनाया और आईपीएस अफसर ने उसे आदेश दिया, इनको कैदी बना दो। आज से ये कोई अफसर नहीं, सिर्फ अपराधी हैं। फिर दोनों की वर्दी उतरवा दी गई और उन्हें सफेद कैदी वाली ड्रेस पहना दी गई। उनके चेहरों पर शर्म, गुस्सा और पछतावा सब एक साथ दिख रहा था। जब उन्हें लोहे की सलाखों के पीछे धकेला गया तो हरीश पांडे फूट फूट कर रोने लगा। वहीं विक्रम राठौर बड़बड़ाया, अगर उस दिन मैंने वह थप्पड़ न मारा होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और बंद होते लोहे के दरवाजे की आवाज इस बात का ऐलान कर रही थी कि इंसाफ की चक्की चलती भले ही धीमी हो, पर पीसती बहुत बारीक है।